नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 9 जून 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, खाई में गिरी गाड़ी, हरियाणा के पर्यटक की मौत। जिला सिरमौर के सांगना पंचायत के अंतर्गत गत्ताधार से 2 किलोमीटर दूर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में हरियाणा के पर्यटक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय वीर चौहान 35 निवासी अंबाला हरियाणा के तौर पर हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के समय हरियाणा का पर्यटक सांगना की ओर से गत्ताधार वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के समय गाड़ी में एक ही व्यक्ति सवार था। हादसा शनिवार देर शाम को पेश आया है। समाचार नंबर 2, HP वेदर 10 से 12 जून तक प्रदेश के मैदानी इलाकों में हीटवेव का पूर्वानुमान। प्रदेश के मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रविवार को बारिश हो सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में 14 जून तक ड्राई रहेगा। प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार व सोमवार को अंधड़ चलने का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार व सोमवार को हल्की बारिश के साथ अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 10 से 12 जून तक कम ऊंचाई वाले भागों में हीटवेव का येलो अलर्ट है। प्रदेश के सभी भागों में 10 जून से लेकर 14 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 15 जून के बाद प्री मानसून की बारिश होने के आसार हैं। मानसून 20 से 22 जून के बीच एंट्री कर सकता है। आम तौर पर प्रदेश में 22 से 25 जून के बीच मानसून दस्तक देता है। मौसम विभाग की माने तो इस मानसून में नॉर्मल बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्री मानसून की बौछारों से पहले प्रदेश के अधिकांश इलाकों गत 3 दिन के दौरान हल्की बारिश हुई है। प्रदेशवासियों ने इससे भीषण गर्मी से राहत की सांस जरूर ली है। प्रदेश में 10 जून से मौसम फिर साफ हो रहा है और पहाड़ों पर चटक धूप खिलेगी। इससे तापमान में और इजाफा होगा। 10 और 11 जून को ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिला के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इससे कांगड़ा, चंबा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिला के निचले इलाकों में भी गर्मी में इजाफा होगा। वहीं ऊना में 40.2 डिग्री तापमान दर्ज किया है, जबकि धौलाकुआं में भी 40.2, नेरी 39.1, बिलासपुर 38.4, हमीरपुर 37.1, नाहन 36.1, बरथीन 36.3, सुंदरनगर 35.8, सोलन 34.0, कांगड़ा 34.4, मंडी 33.6, धर्मशाला 30.9, चंबा 30.1, रिकांगपिओ 30.0 व शिमला का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। समाचार नंबर 3, मां नैना देवी का दर नीट एंड क्लीन करने का जिम्मा संभालेगी दिल्ली की एजेंसी। मां नैना का दर और आसपास के एरिया को नीट एंड क्लीन बनाए रखने का जिम्मा अब दिल्ली की नामी एजेंसी संभालेगी। मंदिर न्यास प्रशासन ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुलभ सिस्टम IISS के साथ 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया है। यह टेंडर 78,45,840 रुपए में अवार्ड हुआ है। कंपनी 15 जून से अपनी सेवाएं देना शुरू करेगी। मंदिर परिसर से लेकर टोबा तक का 51,000 स्क्वायर मीटर एरिया चिन्हित किया गया है। मंदिर न्यास के सुपरवाइजर सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे।
नैना देवी की प्रॉपर्टी के अलावा रास्ते व पगडंडियों के साथ साथ आसपास के जंगल में सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। अहम बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में नैना देवी ऐसा पहला शक्तिपीठ है जहां सैनिटेशन का जिम्मा किसी नामी एजेंसी को सौंपा गया है। दरअसल अभी तक नैना देवी शक्तिपीठ में साफ सफाई का कार्य मंदिर न्यास प्रशासन की ओर से आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों के हवाले था। इसके साथ ही नगर परिषद की ओर से भी कर्मियों को समय समय पर सफाई कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था, जबकि नवरात्र मेलों के दौरान लगभग 150 अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब सफाई व्यवस्था को लेकर स्थायी बंदोबस्त किया गया है। स्थायी व्यवस्था के मद्देनजर मंदिर न्यास प्रशासन ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुलभ सिस्टम के साथ करार कर लिया है। ऑनलाइन टेंडरिंग प्रक्रिया में 3 नामी कंपनियों में भाग लिया था, जिसमें तय मापदंडों पर खरा उतरने वाली कंपनी को टेंडर अवार्ड हुआ है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मपाल चौधरी ने बताया कि सैनिटेशन को लेकर दिल्ली की नामी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया गया है। कंपनी के कर्मचारी यूनिफॉर्म में 24 घंटे काम करेंगे और सफाई के लिए आधुनिक मशीनरी से लेकर तमाम व्यवस्थाएं संबंधित कंपनी के जिम्मे हैं। नवरात्र मेलों में अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था भी कंपनी ही सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि मां का दरबार, मंदिर क्षेत्र, भवन, शौचालय, लंगर भवन, मातृशरणम व मातृयांचल के साथ साथ उस एरिया के सभी रास्ते व पगडंडियां और आसपास का जंगल को भी सम्मिलित किया है, जिसकी साफ सफाई 24 घंटे नियमित रूप से की जाएगी। धर्मपाल चौधरी के अनुसार सफाई व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए शर्तें भी तय की गई हैं, जिसके तहत नैना देवी क्षेत्र के सभी रास्तों, भवनों की नियमित तौर पर सफाई करने के साथ साथ मंदिर व लंगर भवन की नियमित सफाई का कार्य किया जाएगा। एचडीएम प्रदेश भर में नैना देवी ऐसा पहला शक्तिपीठ है जहां 24 घंटे सफाई का जिम्मा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुलभ सिस्टम को सौंपा गया है। कंपनी को 78.45 लाख में टेंडर 1 साल के लिए अवार्ड किया गया है। कंपनी 15 जून से सेवाएं देना सुनिश्चित करेगी। मंदिर से लेकर टोबा तक 51,000 स्क्वायर मीटर एरिया की सफाई व्यवस्था कंपनी के हवाले रहेगी। धर्मपाल चौधरी, एसडीएम व न्यास अध्यक्ष नैना देवी। काम संतोषजनक पाए जाने पर बढ़ेगा कार्यकाल। मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मपाल चौधरी के अनुसार कंपनी की कार्यशैली की परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगे का टेंडर अवार्ड किया जाएगा। यदि 1 साल में एजेंसी का कार्य नियमानुसार एवं न्यास प्रशासन की शर्तों के मुताबिक संतोषजनक पाया जाता है, तो एजेंसी का कार्यकाल आगे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। मंदिर न्यास की ओर से हर महीने मंथली ऑडिट के बाद कंपनी को पेमेंट जारी की जाएगी। समाचार नंबर 4। जेपी नड्डा या अनुराग ठाकुर या फिर दोनों बनेंगे मंत्री, आज उठेगा पर्दा। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की सरकार की रूपरेखा क्या होगी, इससे रविवार शाम को पर्दा उठेगा। प्रधानमंत्री पद की शपथ रविवार शाम को नरेंद्र मोदी लेंगे। उनके साथ कितने कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हैं, इस पर सबकी नजर है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही हिमाचल की नजर नए मंत्रिमंडल पर है। राज्य को इस बार भी लग रहा है कि 2 कैबिनेट मंत्री हिस्से में आ सकते हैं। यह दावेदारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कारण है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। चर्चा है कि मध्य प्रदेश से जीतकर आए शिवराज सिंह चौहान नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ऐसे में जेपी नड्डा केंद्र सरकार में आ सकते हैं। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर 5वीं जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि नाडा या अनुराग में से कोई एक मंत्री बनेगा या फिर दोनों को ही मौका मिलेगा।
अनुराग ठाकुर सूचना व प्रसारण मंत्रालय सहित युवा मामलों और खेल मंत्रालय के प्रभार को संभाल चुके हैं। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने 2019 से 2021 के बीच वित्त एवं कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। वे लोकसभा के सबसे युवा चीफ व्हिप रहे हैं। अनुराग ठाकुर वर्ष 2019 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। समाचार नंबर 5। आज से सांच पास मार्ग पर दौड़ेंगे छोटे वाहन, पांगी के लोगों को मिली सुविधा। करीब 14,500 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले चंबाकिलाड़ वाया सांच पास मार्ग से मीटरों के हिसाब से जमी बर्फ को हटाकर लोक निर्माण विभाग ने करीब 8 माह के बाद छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। हालांकि सांच पास मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही सुचारू होने में वक्त लगेगा। सांच पास मार्ग के वाहनों की आवाजाही के लिए खुलने के साथ ही पांगी घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आरंभ होने से पांगी घाटी का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क भी जुड़ गया है। लोक निर्माण विभाग पांगी मंडल के एक्सईएन दिनेश कुमार शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। बताते चलें कि सर्दियों में बर्फबारी के बाद से सांच पास मार्ग के बंद होने के चलते पांगी घाटी के लोगों को वाया जम्मू या कुल्लू के जरिए करीब 750 किलोमीटर का लंबा फासला तय करके चंबा पहुंचाना पड़ रहा था, मगर सांच पास मार्ग के खुलने से अब यह फासला 172 किलोमीटर तक सिमट जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने शनिवार को सांच पास मार्ग से बर्फ हटाने के बाद सरकारी वाहनों के जरिए आवाजाही का ट्रायल किया। इस ट्रायल के दौरान मार्ग के तंग हिस्सों को दुरुस्त किया गया। शनिवार शाम को लोक निर्माण विभाग ने मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आरंभ करने की हरी झंडी दे दी है। रविवार सवेरे से सांच पास मार्ग पर छोटे वाहन सरपट दौड़े आरंभ कर देंगे। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 3 जुलाई को सांच पास मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया था, मगर इस वर्ष लोक निर्माण विभाग ने करीब 25 दिन पहले सांच पास मार्ग पर मीटरों के हिसाब से जमी बर्फ को हटाकर वाहनों की आवाजाही को सामान्य बना दिया है। उधर लोक निर्माण विभाग पांगी मंडल के एक्सईएन दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि सांच पास मार्ग को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। रविवार से सांच पास मार्ग से होकर वाहन गुजर सकेंगे। शनिवार को सांच पास मार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही आरंभ करने का ट्रायल सफल रहा है। समाचार नंबर 6। 22 जून की बजाय 15 जुलाई से हो स्कूलों में छुट्टियां, शिक्षा विभाग करे मंथन। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियों के अवकाश का शेड्यूल बदलने की डिमांड एक बार फिर से उठी है। शिक्षक संगठनों का यह कहना है कि जो छुट्टियां 22 जून से होनी हैं, उन्हें 15 जुलाई से दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बरसात जुलाई में होती है। बरसात के चलते स्कूलों में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभिभावकों को भी यह चिंता रहती है कि वे ऐसी बरसात में अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। वहीं अध्यापक भी परेशान रहते हैं कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजने पर अभिभावक डरते हैं। शिक्षा विभाग के समक्ष शिक्षक संगठनों ने भी प्रस्ताव भेजे हैं कि स्कूलों में मानसून को देखते हुए छुट्टियों को बढ़ाया जाए। बीते साल भी मंडी में एक मामला सामने आया था, जिसमें स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे स्कूली बच्चे उफनती नदी में बह गए थे। एक युवक और महिला ने जान पर खेलकर इन बच्चों की जान बचाई और इन बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मौसम विभाग की माने तो 20 जून के बाद मानसून पीक पर रहता है। ऐसे में उसी समय स्कूल भी खुल जाते हैं। बच्चों की सुरक्षा जरूरी। स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र नेगी ने कहा कि छुट्टियां 22 जून के बजाय 15 जुलाई से हो तो वह ज्यादा बेहतर है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को ये फैसला लेना चाहिए। शिक्षा विभाग करे मंथन।
टीजीटी शिक्षक संगठन के विजय कुमार हीर ने कहा कि बरसात में बच्चों को स्कूल भेजना रिस्की होता है। शिक्षा विभाग इस बारे में सोचे और छुट्टियों को बरसात के चलते बढ़ाएं, ताकि कोई खतरा न हो। पहले किया था विरोध। हिमाचल राजकीय संस्कृत परिषद के अध्यक्ष मनोज शैल ने कहा कि छुट्टियों का शेड्यूल बदलने का पहले भी विरोध किया गया था। 15 अगस्त तक बरसात का मौसम रहता है और बच्चों को बरसात में स्कूल भेजना सेफ नहीं है। छुट्टियों को किया जाए पोस्टपोन। प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ के प्रधान नरेश ठाकुर ने कहा कि छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव किया जाना जरूरी है। बरसात के चलते छुट्टियों को थोड़ा एक्सटेंड किया जाना चाहिए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मार्च में ये तय होना चाहिए थे। समाचार नंबर 7। हिमाचल आने से पहले राष्ट्रपति से मिले पनगढ़िपा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िपा ने हिमाचल के दौरे पर आने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। वित्त आयोग जून महीने से ही पूरे देश के राज्यों का दौरा कर रहा है और इस दौरे की शुरुआत हिमाचल से हो रही है। वित्त आयोग 24 और 25 जून को हिमाचल का दौरा करेगा। इससे पहले राज्य सरकार अपना मेमोरेंडम वित्त आयोग को पोर्टल पर अपलोड करेगी। वित्त आयोग की टीम इन 2 दिनों में शिमला में राज्य सरकार के साथ बैठक करेगी और प्रदेश का दौरा भी करेगी। इस दौरे की तैयारी के लिए राज्य सरकार में बड़ी तैयारी चल रही है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना खुद इस बारे में अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। पिछले वित्त आयोग ने राज्य को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान में हर साल कटौती कर दी थी। राज्य सरकार को इस अनुदान को हर हाल में बचाना है, नहीं तो मुश्किल आर्थिक हालत में और दिक्कत हो जाएगी। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसमें 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 3 फुल टाइम मेंबर हैं। 16वें वित्त आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देनी हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से सभी राज्यों पर लागू होंगी। भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार के समय 15वें वित्त आयोग ने 5 साल की अवधि के लिए हिमाचल को 81,977 करोड़ रेकमेंड किए थे। इनमें 37,199 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, 3,049 करोड़ स्थानीय निकायों के लिए और 2,258 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थे। वित्त आयोग की सिफारिश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,222 करोड़ भी दिए थे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।